founders are generally friends or classmates or co-colleagues and they have a common dream and they come together. बहुत बार क्या होता है, verbal assurances, WhatsApp messages, agreements की आगे देख लेंगे, legal का क्या है, तू तो मेरा भाई है. फाउंडर को एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो ऐसे क्या पॉइंटर्स है जो उन दोनों को मेंशन करके रख लेनी चाहिए डे वन पे ही? So firstly, co-founder agreement कंपनी चालू करने के पहले भी बन सकता है, तो आपको पहले कि जैसे मान लो कि बूट स्ट्रैप स्टार्टअप है, वो तो पहले सेल्स करेगा, पहले धंधा लाएगा, कि इन सब चीजों में उलझेगा वो। आपका आइडिया कम से कम समय में दूसरा कोई कॉपी करके आगे लिखी जा सकती है और वो खुद पेटेंट रजिस्टर कर दे। आप पैसा कलेक्ट करने के चक्कर में आपका फर्स्ट जो स्टेप रिक्वायर्ड था आपके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने का, वो आप मिस कर दे। चलो को फाउंडर ने अच्छा काम कर लिया, इन सब पैसा इन्वेस्टमेंट आ गया बहुत सारा, अब वो पर्सनल यूज के लिए पैसा खर्च कर लिया, तो क्या ये वास्तव में लीगल है या इसके लिए जेल भी हो सकती है किसी फाउंडर को? जेल हो सकती है। तो आप क्या देखते हो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले? तो मेरे लिए तो सबसे पहले रहता है, इंडिया के अंदर चैट जीपीटी, गूगल जैसे प्रोडक्ट क्यों नहीं बनते? क्यों हमारे बड़े सो कॉल्ड टीवी प्लेटफॉर्म पे समोसा बेचने के लिए आते हैं? लोगों को साइंस पता नहीं है, इंजीनियरिंग पता नहीं है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। एक छोटी सी कम्युनिटी बनी हुई है फाउंडर्स ड्रीम की, कुछ लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ और काफ़ी लोग हमको देखते भी हैं। आज के पॉडकास्ट में ना आपका पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे कि इन टर्म ऑफ लीगलिटीज़, कि कोई भी कंपनी चलाता है तो लीगल क्या होता है, लीगलिटीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है। बट सारी बात करने से पहले, कोई भी कंपनी की फाउंडेशन अगर होती है तो या तो सिंगल आदमी से होगी या को फाउंडर उसमें साथ होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी देखा जाता है कि 90% लोग को फाउंडर के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सिंगली स्टार्ट नहीं कर पाते। और सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट फाउंडर और को फाउंडर के बीच में ही होता है। तो आप आज हमारे फाउंडर्स के लिए बताइए कि अगर किसी के पास कोई को फाउंडर है तो वो अपनी लाइफ की लीगलिटीज़ को कैसे बचा सकता है, कि क्योंकि आने वाले 4-5 साल में, 10 साल में तो वो लीगलिटी बनती है। बहुत बहुत स्वागत है सर, यहाँ से शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। थैंक यू अभिषेक जी फॉर हैविंग मी। बहुत ही एप्ट क्वेश्चन आपने उठाया है, बिकॉज हमें हमेशा देखा जाता है कि जब कोई स्टार्टअप चालू होता है वहाँ पे फाउंडर्स साथ में आते तो दे आर नेचुरली रिस्क टेकर्स। एक एंटरप्रेन्योर जर्नी में चालू करनी है किसी को तो नेचुरली आपको रिस्क लेना है, आपको अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी एक्सप्लोर करनी है। अगर उस समय आपके पास लीगल ब्लाइंड स्पॉट्स रहते तो दैट इज कॉलिंग फॉर डिजास्टर, राइट। फर्स्ट ब्लाइंड स्पॉट जो कॉमनली देखा जाता है, दैट फाउंडर्स आर जनरली फ्रेंड्स और क्लासमेट्स और को कलीग्स एंड दे हैव अ कॉमन ड्रीम एंड दे कम टुगेदर। बट अगर उसी ड्रीम को टाइमली किसी पेपर पे रिटर्न किया जाए, रिटर्न फॉर्म में लिया जाए, जिसमें लीगल टर्म्स, कंडीशंस, एंट्री, एग्जिट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज अगर ठीक से मैप करके रखे जाए, तो आगे चल के इन फाउंडर्स में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, वर्बल एश्योरेंसेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, अग्रीमेंट्स की आगे देख लेंगे, लीगल का क्या है, तू तो मेरा भाई है, ये वर्डिंग्स की वजह से आगे जाके जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उसी के चलते हमें इतने सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं इंडस्ट्री में। बट उसका सिंपल सॉल्यूशन है को फाउंडर्स अग्रीमेंट। उससे आप 80 to 90% डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हो और आगे जाके आपके इन्वेस्टर्स, आपके स्टेक होल्डर्स ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कौन सा फाउंडर क्या ला रहा है टेबल पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अगर किसी एक फाउंडर ने बीच में जाने का सोचा तो क्या वो एक फाउंडर पूरे उसके शेयर्स लेके जाएगा या उसके लिए कुछ रिटर्न करने की भी लाइबिलिटी बनती है कंपनी को, बिकॉज क्लॉबैक क्लॉजेस रहते हैं। अगर अनटाइमली कोई एग्जिट ले रहा है कंपनी से, जिसके एग्जिट की वजह से कंपनी का बिजनेस इंपैक्ट में आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो फाउंडर को उसके करंट शेयर का वैल्यू मिलेगा, उसके लिए भी पनिशमेंट और पेनल्टी आ सकती है। तो देयर आर मेनी वेज in which founders agreement can be constructed to keep the company and its shareholders interest also in the mind, as well as founders relationship also. बट एक एग्रीमेंट अगर कोई बना रहा है, फाउंडर कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो ऐसे क्या पॉइंटर्स है जो उन दोनों को मेंशन करके रख लेनी चाहिए डे वन पे ही? So firstly, co-founder agreement कंपनी चालू करने के पहले भी बन सकता है। तो आपको पहले अपना प्रोडक्ट या सर्विस क्या है उसके बारे में एब्सोल्युटली क्लियरली फ्रेमवर्क रेडी चाहिए कि हमारा डोमेन क्या रहने वाला है।
उसके साथ हर एक को फाउंडर का खुद का एक्सपर्टीज के लिंक्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स, ड्यूटीज, डेजिग्नेशंस क्या रहने वाले वो लिखना चाहिए। अगर वो उस कंपनी में खुद के पैसे डाल रहे तो जो रेशो में डाल रहे उस रेशो से वो इक्विटी होल्ड करेंगे, या कोई स्किल सेट ला रहा है उस हिसाब से इक्विटी रेशो होल्ड करेंगे, इसका भी प्रोविजंस क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर फाउंडर्स को लॉन्ग टर्म प्लान पे वर्क करना है तो उन लोगों ने उनके शेयर्स को भी वेस्टिंग पीरियड के लिए रखने हैं, सो दैट ऐसा नहीं कि डे वन से फाउंडर्स कभी भी एग्जिट ले सकते हैं कंपनी में से। फर्दर उन फाउंडर्स में क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हमारे लिए बेस्ट टाइम क्या रहेगा, कब जब हम फंड रेज करें, हमारे लिए हु इज द डिसीजन मेकर फॉर हायरिंग मोर टैलेंट, हमारे लिए एक्सपेंशन के लिए कौन कॉल लेने वाला। ये प्रॉपर बाइफर्केशन चाहिए जिसमें आपकी कंपनी की ग्रोथ भी लिंक्ड है। तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड चीजें हैं। और कोई फाउंडर को अगर एग्जिट लेना है तो वो कॉन्सिक्वेंस क्या रहेंगे अनटाइमली एग्जिट्स के, या फिर प्रॉपर टाइम एग्जिट ऑल्सो। समटाइम्स फाउंडर्स विल कम टुगेदर और बोलेंगे 5 साल तक हम ये बना के रखेंगे, 5 साल बाद लिबर्टी चाहिए किसी को निकलने की। तो अगर कोई वो 5 साल के पहले प्री मैच्योर एग्जिट लेता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, उसको फुल वैल्यू नहीं मिलेगा, उसको सैलरीज नहीं मिलेगा, उसको कुछ गिव बैक करना पड़ेगा कंपनी को, या फिर कुछ कॉन्सिक्वेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसके चलते कंपनी उसको फोर्स, लाइक कंपनी उसको होल्ड करेगा उसका एग्जिट टिल द टाइम कंपनी डजंट फाइंड प्रॉपर रिप्लेसमेंट एज अ को-फाउंडर और एज अ मैनेजमेंट पर्सन। एंड इन्वेस्टर्स विल आल्सो बी वेरी मच अवेयर एंड अलर्ट अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट्स, बिकॉज इन्वेस्टर्स जब आते हैं कंपनी में तो वो फाउंडर्स का रिलेशनशिप देख के आते हैं। अगर मल्टीपल फाउंडर है तो दे ऑलवेज वांट दैट फाउंडर शुड बी अलाइक। तो ये बहुत सारे क्रिटिकल क्लॉजेस फाउंडर्स एग्रीमेंट में आप ला सकते हो, तो उसके चलते आपकी गाड़ी अच्छे ट्रैक पे चलनी चालू हो जाती है फॉर योर स्टार्टअप। राहुल जी, मान लेते हैं एक सिनेरियो लेते हैं, एक अच्छा खासा एक सिनेरियो लेते हैं कि दो लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी और एक के पास 80% शेयर है और एक के पास 20% शेयर है। अब गाड़ी चलती गई चलती गई चलती गई और 3 साल बाद आके अटक गई, और एक को फाउंडर बोलता है कि मैं अभी काम नहीं करूंगा, मैं एग्जिट चाहता हूँ। तो क्या वो 20% शेयर हमेशा उसके पास रहेंगे, या फिर जो ए फाउंडर है 80% वाला वो उसको बोल सकता है कि नहीं, ये शेयर्स आपके अभी नहीं है क्योंकि आप कंपनी छोड़ रहे हो और कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है, तो उस सिनारियो में क्या होगा? सो अगर कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है जिसमें ऐसा रेफर किया है सिनारियो जिसमें किसी एक को एग्जिट लेने के बाद उसके शेयर्स का क्या होगा, तो एज अ शेयर होल्डर ही विल कंटिन्यू टू होल्ड दोस शेयर्स। उसके चलते आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो फंडामेंटल चार्टर डॉक्यूमेंट्स रहते हैं कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, अज्यूमिंग कि ये दो को फाउंडर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में साथ में आए, उसमें भी सर्टेन सिनारियोज लिए रहते हैं जिसमें कोई नया शेयर होल्डर अगर लाना है तो दोनों शेयर होल्डर्स ने उसको कंसेंट करना है। अगर कोई एक शेयर होल्डर उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो चार्टर डॉक्यूमेंट कभी कभार प्रोविजन ये भी दे सकता है कि लार्जर शेयर होल्डर्स कैन टेक ओवर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स शेयर होल्डिंग प्रोवाइडेड दे आर डूइंग दैट एट अ फेयर शेयर वैल्यू, जिसके लिए कंपनी एक्ट में सर्टेन प्रोविजंस दिए रहते हैं। बट टेक्निकली अगर देखा जाए हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं कि 4-5 फाउंडर्स ने कंपनी चालू की, उसमें से एक फाउंडर एक्टिव रोल से निकल जाता है, बाकी के 4 लोग बेचारे खींचते रहते हैं गाड़ी, बट दे डोंट हैव करेज एट अ टाइम्स टू टच दैट पॉइंट कि हम इसको कैसा डील करें। दे थिंक कि ही इज नॉट डायरेक्टर एनीमोर, सो कंपनी हमारी होगी। बट शेयर होल्डर्स के पास वैल्यू रहती है कंपनी की और डायरेक्टर्स एम्प्लॉय रहते हैं कंपनी के, तो जो इनएक्टिव पार्टिसिपेंट एज अ शेयर होल्डर रहता है ही स्टिल एंजॉय गोइंग टू एंजॉय द वैल्यू ऑफ द कंपनी। सो अगर प्रोविजन नहीं है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव सच प्रोविजंस ड्रॉन अप इन योर डॉक्यूमेंट। आपके चार्टर डॉक्यूमेंट यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने डालने चाहिए, या फिर को फाउंडर्स एग्रीमेंट में इसको सही तरीके से कैप्चर करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी पॉइंट आपने बोला। ये स्टोरी ऑफ मेनी स्टार्टअप्स है। तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम भी कर सकता है अगर किसी को करना हो तो इजीली, कि भैया एक बंदा है उसने को फाउंडर ढूंढा, बोला 5-10% दे देना, मेरे साथ काम करूँ, 1 साल काम किया निकल लिया, फिर ऐसी दूसरी कंपनी ढूंढी, फिर 1 साल काम किया, फिर 5% लिए निकल लिया, ऐसे करके 5-7 कंपनी के साथ जुड़ा, और उसके बाद एटलीस्ट सब कंपनी के 5-5 10-10% शेयर्स है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी है जिनके पास जैसे कंपनी के शेयर्स होते हैं, और उसके बाद में जब वो बेचारे जो बाकी के जो को फाउंडर है वो स्ट्रगल करके उस कंपनी को बढ़ाते हैं, यस, एंड स्टिल ही एंजॉयज। अनफॉर्चुनेटली ये स्टोरी है। वहां पे मेजोरिटी शेयर होल्डर्स और को फाउंडर आर अनफॉर्चुनेटली नॉट डूइंग द डॉक्यूमेंटेशन विद प्रॉपर लीगल गाइडेंस। इसका एक ये नतीजा है, जब किसी के साथ भी आपका एक लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, उसमें अगर आप किसी थर्ड पार्टी लीगल प्रोफेशनल को लाते हो तो ही विल मेक यू अंडरस्टैंड
आज सब हंकी डोरी बेस्ट सिनेरियो है, तो यू विल फाइंड नथिंग टू डाउट। बट फ्यूचर सिनेरियो में क्या हो सकता है, ये अगर आपको पहले सुनने को मिल गया तो शायद ओपन डायलॉग हो और रिलेशनशिप फॉर्म होते समय ही करेक्ट मेजर्स आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको उसके साथ क्या टर्म रखनी है, आप बस एक डॉक्यूमेंट बना के डाल दो, चाहे वो मेल पे भी हो तो भी चलता है? जरूरी है कि आज के रेट में इट शुड बी अ साइन डॉक्यूमेंट, इट शुड बी अंडर अ कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट या को फाउंडर्स एग्रीमेंट, जिसमें दोनों फाउंडर ने एक कॉमन पेज पे आके अरेंजमेंट्स एग्री की है। बहुत बार ईमेल्स में एक्सचेंज करने के समय इंटेंशन अलग रहता है, किसी ने आगे जाके कोई क्लेम कर सकता है कि ये मेरे को ईमेल आया ही नहीं, या ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इसको कोर्ट में जाके प्रूव करो, तब देखा जाएगा। आपके पास बाकी तो कॉन्ट्री स्पीकिंग डॉक्यूमेंट है, या आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें ये तो सिचुएशन कभी हमने डिस्कस ही नहीं की थी, और ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस समटाइम्स कम एज अ वन साइड कॉरेस्पॉन्डेंस, और सामने अगर किसी ने बाय चांस किसी दूसरे लोगों को एक्सेस दे के रखा है तो वो अप्रूव कर दिया, तो जेन्युइन सिनारियोज में यू कैन मिस यूज दैट सिनारियो। सो ऑलवेज एडवाइस कि आप डॉक्यूमेंट करो, फिजिकल हार्ड कॉपी इज नीडेड। और डिजिटल कॉपीज भी चलती है, बट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको फाउंडर्स या शेयर होल्डर्स के राइट में आप आपके डूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप कैटेगरिकली लिख के रख रहे हो। करेक्ट। अच्छा, इसमें एक सिनेरियो और आता है, मान लो चलो को फाउंडर ने अच्छा काम कर लिया, इन सब कुछ अच्छा चल रहा है कंपनी में, पैसा इन्वेस्टमेंट आ गया बहुत सारा, अब वो उसके लिए, अब कोई भी कंपनी, जैसे अभी आजकल बहुत सारी कंपनी के बारे में सुनते हैं जो पर्सनल यूज के लिए पैसा खर्च कर रही है, यस। तो क्या ये वास्तव में लीगल है, या इसके लिए जेल भी हो सकती है किसी फाउंडर को? सो फर्स्ट लीगल और लीगलिटी के ऊपर मैं कमेंट करना चाहता हूँ। ये जब डायरेक्टर्स या सीईओज ये जब पैसा विड्रॉ करते हैं, तो पहले तो हमें ये समझना है कि कितने लीगल रास्ते हैं जिसमें इनको पैसे का एक्सेस मिलता है, जो उनके कंपनी में आके पड़ा है। शायद कस्टमर ने सर्विस या प्रोडक्ट के अगेंस्ट दिया हो, या इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सिनेरियोज के लिए दिया हो। जनरली सीईओ या बोर्ड जनरली दे सैलरी ड्रॉ करते हैं, उनके पास शायद कुछ परफॉर्मेंस लिंक्ड फॉर्मूला रहता है फॉर सीएक्सओ लेवल, उससे उनको पैसा आता है, या थर्ड डिविडेंड्स फॉर्म में आता है। तो ये 3 या 4 लीगल वेज है, इनमें इनसे अपने को पैसा मिल सकता है, ये पोजीशन होल्डर्स को। अगर ये किसी चीज को डाइवर्ट करते हैं, लाइक सपोज पैसा आया था आपको कंपनी के लिए एक नया ऑफिस लेना है, और वो कंपनी के नाम पे ना लेके उस कंपनी से आप खुद के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो, वो लोन दिया है कंपनी बोल के, और आप खुद के नाम पे वो ऑफिस लेते हो, तो ये एक डाइवर्जन ऑफ फंड हो गया। जो फंड आपने रेस किया था, जो ऑब्जेक्टिव के साथ आपने वो फंड रेस अप्रूव करवाया था बोर्ड से, उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। बट यहाँ पे सिर्फ जो डाइवर्ट करा रहा है वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पे जो बोर्ड है जिनका काम है, दे आर सपोज टू ऑब्जर्व एंड परफॉर्म चेक्स एंड बैलेंसेस, उनका भी फेलियर रहा है। जो भी पैसे डाल रहा है इन्वेस्टर या बैंकर लोन दे रहा है, या फिर आप जो भी पैसा कलेक्ट करते हो, तो कंपनी के डिपार्टमेंट्स में अकाउंट्स फाइनेंस, इनका भी काम है कि कोई भी रॉन्ग डीलिंग हो रही है तो उनका काम है रिकॉर्ड पे लाना। उसी कंपनी का जब साल के एंड में ऑडिट अकाउंट क्लोज होता है, तो ऑडिटर्स का भी काम है कि आपका फंड का करेक्ट यूज नहीं हुआ है, डाइवर्जन हुआ है, उनका भी काम है ये रिपोर्ट करना। तो सिंपल आंसर क्वेश्चन का, क्या सीईओ या बोर्ड मेंबर ही अकेला रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? नहीं, बाकी लोगों ने भी कुछ चीजें नजरअंदाज की है, या बाकी लोगों ने भी उनका ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया है, जिनका काम है चेक रखना, पीरियोडिक डिटेल्स मंगाना। अगर वीसी ने किसी कंपनी में पैसा डाला है, तो वीसी का काम है उसके इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स मांगना। मैं भी एज ए एंजल इन्वेस्टर किसी कंपनी में जाता हूँ, तो मेरा काम है क्वार्टरली डिटेल्स मंगाई जाए, किस तरीके का एक्सपेंशन कर रहे हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट एसेस हो रहा है, क्या हमारा फंड एक्चुअली रिक्वायर्ड था जो डिप्लॉय किया है, और उसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, और बैंक में कितना पैसा पड़ा है। ये सब अगर हम पूछेंगे नहीं, तो हम राम भरोसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन शॉर्ट, तो वो होना नहीं चाहिए। और इसी चीज के लिए सीईओ अकेला जिम्मेदार नहीं पकड़ा जाता है, बाकी लोगों ने भी उनका रोल परफॉर्म नहीं किया, इसलिए उनको लीवे मिला है। और आखिरी क्वेश्चन आपका जो था, इसके लिए जेल हो सकती है क्या? जेल हो सकती है कि नहीं, ये कॉन्सिक्वेंस रहेगा आफ्टर सिविल लाइबिलिटी, सिविल रॉन्ग डूइंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट गेटिंग एस्टेब्लिश इन टर्म्स ऑफ एलिगेशंस दैट विल बी मेड अगेंस्ट सीईओ। तो अगर ये सब प्रोसेस में डाइवर्जन के लिए उन्होंने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, फॉर्जरी किया है, तो यस, देयर इज अ स्कोप फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आल्सो, एंड दैट विल हैव इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। लीगल एडवाइजर कैसे हेल्प करता है कि फंड रेज करने में, करता है उसमें? हाँ, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है?
उसका रोल इम्पोर्टेंट रहता है बिकॉज वो डॉक्यूमेंटेशन बनाता है जिसमें ऑफर रेशियो होता है। उसके बाद जो इन्वेस्ट करने नहीं वाले मतलब कितना परसेंट रिक्वायरमेंट रहती है लीगल एडवर्टाइजर की? एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। विदाउट दैट इन फाउंडर ना ब्लाइंडली जा रहा है ट्रांजैक्शन में, फिर ही इज फ्लाइंग इन डार्क लिटरली लाइक। राहुल जी, जब भी कंपनी फॉर्म होती है और जब भी इन्वेस्टमेंट उठाए जाते हैं मतलब किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से और कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर से अगर अपन फंड उठाते हैं तो उसमें लीगल कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? सो अगर फाउंडर की तरफ से सोचे हम इसमें तो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का ऑफर डिजाइन होता है जिसके चलते फाउंडर पैसा कितना उठाएगा, उसका क्या डिप्लॉयमेंट रहेगा, उसको कैसा यूटिलाइज करेगा, और उस चीज के लिए इन्वेस्टर को क्या टर्म्स एंड कंडीशन और ऑफर में टर्म शीट में मिलेगा, ये सब एडवाइस लीगल प्रोफेशनल फाउंडर को बहुत अच्छे से बता सकता है, जिसके चलते फाउंडर एक इन्फॉर्म डिसीजन लेता है बिफोर रिसीविंग एनी इन्वेस्टमेंट। टर्म शीट डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद द इन्वेस्टर जो रहते हैं वो आपके कंपनी को इवेल्युएट करेंगे, आपका ड्यू डिलिजेंस चेक करेंगे, तो उस समय भी फाउंडर को लॉयर गाइड करता है कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप फ्रीली भेज सकते हो, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप इन पर्सन कॉन्फिडेंशियल तरीके से आप डिस्क्लोज कर सकते हो, सो दैट इन्वेस्टर के लिए भी ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो जाए। एट द सेम टाइम ट्रेड सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ फाउंडर इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। एंड थर्ड चीज, जब टर्म शीट अच्छे से एग्जीक्यूट हो गई है, आपका ड्यू डिलिजेंस अच्छे से कंप्लीट हो गया है, सब कुछ ग्रीन सिग्नल दे रहा है, देन फाइनली जो डेफिनेटिव एग्रीमेंट आता है जिसमें इन्वेस्टर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कुछ क्लॉजेस डालता है, उस सब का मतलब फाउंडर को बिफोर हैंड समझना चाहिए। वहां पे भी लॉयर फाउंडर को गाइड कर सकता है। और उसके बाद डेफिनेटिव एग्रीमेंट मतलब शेयर इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टर शेयर सब्सक्राइब करता है या समटाइम शेयर्स परचेज करता है फाउंडर के। और उसके बाद शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बनता है जिसमें इन्वेस्टर एज अ शेयर होल्डर एंड फाउंडर एज अ शेयर होल्डर, इन दोनों का फिर आगे की जर्नी के लिए क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज रहेगा। तो ये सब में लॉयर आपको सही तरीके से टाइम टू टाइम गाइड करेगा, तो आपका एक इन्वेस्टमेंट के बाद दूसरे इन्वेस्टमेंट राउंड के लिए यू आर बेटर प्लेस। अगर विदाउट लॉयर यू गो, समटाइम्स सम इन्वेस्टर विल पुट सर्टेन क्लॉजेस जिसकी वजह से उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल आ सकता है कंपनी के ऊपर। और एक बार किसी एक इन्वेस्टर को आपने एक लेवल का कंट्रोल दे दिया, तो ट्रस्ट मी, उसके बाद के हर एक इन्वेस्टर को वो तो मिनिमम कंट्रोल चाहिए, और दूसरा इन्वेस्टर और सरप्लस चीजें मांगेगा। सो विथ लॉयर यू विल मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन अ वेरी बैलेंस्ड डॉक्यूमेंटेशन व्हेन यू रेज फंड्स। बट राहुल जी, ये तो मतलब एक ऐसा सिनारियो हो गया कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा और पैसा वैसा बहुत है, अब किसी के पास को करने का मन है, वो बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा है, तब ये सब आप लीगल लॉयर कंसल्टेंट और ऐसे सब चीज़ें रख सकते हो, थोड़ा हैवी हाथी रख सकते हो। बट आप एक बात बताओ कि जैसे मान लो कि बूट स्ट्रैप स्टार्टअप है, वो तो फंड, वो तो पहले सेल्स करेगा, पहले धंधा लाएगा कि इन सब चीज़ों में उलझेगा वो? सर, कोई भी कंपनी हो, भले वो स्टार्टअप हो या ट्रेडिशनल कंपनी हो, किसी भी शुरू के फेज में सबको मार्केट में उनका प्रोडक्ट चलने वाला है कि नहीं ये देखना रहता है। एक जमाना था जहां पे लोग अपने बिजनेस को चालू करके टेस्ट करके देन डिसाइड करते थे कि मैं इसको अभी मार्केट में एक्सपांड करूंगा कि नहीं। बट इन टुडेस टाइम वेयर इंटरनेट ग्लोबलाइजेशन मेनी थिंग्स हैव हैपेंड सो फास्ट कि जिसके चलते आपका आइडिया कम से कम समय में दूसरा कोई कॉपी करके आगे लेके जा सकता है। जिसमें अगर आपने कोई इनोवेशन किया है, आपने कोई पेटेंट डिजाइन किया है जिसका आप सिर्फ फाइलिंग के लिए वेट कर रहे हो कि मुझे थोड़ा सेल्स कर लूं, उसके बाद मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा और मैं पेटेंट फाइल करूंगा, ये प्रोसेस में शायद कोई आपका पूरा आइडिया ले ले, आपका ही कोई एक्स कॉलीग या आपका ही कोई एक्स फाउंडर या कोई आपका ही इन्वेस्टर, और वो खुद पेटेंट रजिस्टर कर दे। आप पैसा कलेक्ट करने के चक्कर में आपका फर्स्ट जो स्टेप रिक्वायर्ड था आपके इनोवेशन इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने का, वो आप मिस कर देते हो। तो एक एग्जाम्पल जो कॉमन चीज है देखने में। दूसरा, लीगल एडवाइजरी और टेकिंग लीगल प्रिकॉशंस इज नॉट नेसेसरली टू बी डन ऑलवेज थ्रू बिगर लॉ फर्म्स। आपके पास स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स की भी अवेलेबिलिटी है। आज के रेट में आप बैंगलोर जैसे सिटी में हो तो आपको पता है रहेगा कि देयर आर स्टार्टअप्स लॉयर्स, और ऐसे लॉयर्स हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और शायद वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे कि आपका फंड रेज हो तो वो फीस ले लेंगे, तब तक आपको सपोर्ट करेंगे। तो ढूंढने वाले के लिए हर चीज का सोल्यूशन है। इट जस्ट आपका इंटेंट क्लियर और प्योर होना चाहिए कि टाइम आने पे आप उसको भी फुलफिल कर दोगे ऑब्लिगेशन को, तो आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। अच्छा, आप भी तो एक इन्वेस्टर हो, अभी आपने बताया कि आप इन्वेस्ट करते हो, लोगों में देखते हो।
तो आप क्या देखते हो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले? सर, एज अ इन्वेस्टर जब मैं किसी स्टार्टअप को देखता हूँ तो मेरा लीगल लेंस अपने आप आ ही जाता है बीच में। तो मेरे लिए तो सबसे पहले रहता है कि को फाउंडर्स एग्रीमेंट है कि नहीं, अगर वो मल्टीपल फाउंडर्स है, उनका कैप टेबल कैसा है, उन्होंने बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली अराउंड किए हैं, बहुत सारा लोन्स उठाया है, या दे हैव मैनेज्ड इट इन वेरी डिसिप्लिन मैनर। उनके डॉक्यूमेंटेशन टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉइज, उनके डॉक्यूमेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स, उनके डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग टुवर्ड्स देयर वेंडर्स, एंड अगर मेरे पहले किसी से उन्होंने फंड रेज किया तो उनके इन्वेस्टर्स। तो ये चारों दिशा का मैं डॉक्यूमेंटेशन एक बार तो देखना चाहता हूँ टू अंडरस्टैंड कि ये कितनी सीरियस है इनके बिजनेस को हर डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मुझे इसमें अच्छा अप्रोच दिखता है देन आई लाइक टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, बट मैं बहुत छोटा इन्वेस्टर हूँ सर। आई लाइक टू गाइड स्टार्टअप्स एज मच एज पॉसिबल, और किधर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देन आई डोंट माइंड ज्वाइनिंग। इन्वेस्टर की बात आ गई है तो जैसे कोई प्रोडक्ट बनाता है, जैसे मान लो कोई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया किसी ने और वो धीरे धीरे सेल कर रहा है। मान लो मैंने ये पेन ही बनाया और ये पेन ऐसा है कि इसको जब लिखते हैं तो इतना स्मूथ लिखा जाता है कि ऐसा लग रहा है मक्खन जैसा लिख रहे हो आप। अब क्या होता है कि जैसे मैंने इन्वेस्टर ले लिया, अब इन्वेस्टर को होता है कि भैया पैसा पैसा पैसा, अब वो कर देता है कि आपको बस इसकी सेल करनी है, कैसे भी करो, चाहे आप क्वालिटी डिक्रीज करो, चाहे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, चाहे कुछ भी करो, बट आई वांट सेल्स। तो क्या एक फाउंडर को अपने एथिक्स छोड़ के, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी छोड़ के इन्वेस्टर की बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए सर? सर, बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव उसके रिटर्न से लिंक्ड है। फाउंडर का कभी ऑब्जेक्टिव ही नहीं था कि मैं इन्वेस्टर को उसका पैसा डबल करके दूं। फाउंडर का हमेशा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था? कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाओ मार्केट में जो एग्जिस्ट नहीं करता या बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के, और मैं सुपीरियर क्वालिटी का दूंगा। अगर वो क्वालिटी को वो इम्प्रूव कर सकता है दैट इज बेस्ट, अगर वो इम्प्रूव नहीं कर सकता तो एटलीस्ट मेंटेन तो करे, because that is the first representation not only to the customers, not only to the investors, but also to his team members, to his employees and to himself also or herself. तो इस चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करे सर, देन डिजास्टर इज इन मेकिंग। एंड वी हैव इनफ एग्जांपल्स अक्रॉस इंडिया एज वेल एज इन इंटरनेशनल locations where people have gone for some level of compromise approach, and biggest co-working spaces have collapsed because of that. $1 billion valuations have evaporated and got vanished overnight. मतलब अर्ली सक्सेस भी सक्सेस नहीं होती, कितनी बार पॉसिबिलिटीज है बट एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं कि यार एक्सेप्शन है उसने कर लिया, बाकी 99% सब फेल ही होते हैं। अगर आपने बहुत अर्ली स्टेज में धमाधम करके सब बिजनेस उसने बना लिया कि अब तुम करोड़पति बन गए हैं। सर, मोमेंटम मेंटेन करना भी एक टास्क है और एक आर्ट है। आज के रेट में सक्सेस क्या है वो डिफाइन करना ज्यादा जरूरी है। वैल्यूएशन मिलना इज नॉट सक्सेस। यही खो गए लोग। अच्छा, इंडिया में आज भी 90% स्टार्टअप या फिर कंपनीज बूट स्ट्रैप्ड है, जिनका फैमिली पैसा लगा हुआ है, खुद ही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और बट अभी तो कुछ नए एंटरप्रेन्योर भी आ रहे हैं जो बूट स्ट्रैप्ड है और जिनको कुछ 4-5 साल हो गए काम करते करते। बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे। अब नाउ दे आर स्टार्टिंग टू लुक फॉर फंडिंग्स कि यार मुझे पैसा उठाना है इन्वेस्टर से। तब उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? सर, ये बहुत रिलेटेबल सिचुएशन है मेरे लिए, रिसेंट कॉन्वर्सेशन से निकला था। मैंने ये सिचुएशन को एज अ क्रिकेट फैन and supporter of Mumbai Indians, because I'm from Mumbai, I looked at this from a format of T20 cricket. मैंने मेरे क्लाइंट्स को बोला कि 2020 क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में फर्स्ट 4 ओवर क्या रहते हैं? पावर प्ले। देयर स्टार्टअप फाउंडर शुड वर्क लाइक एज अ हसलर। जो मर्जी चाहिए लीगल फ्रेमवर्क में, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो अचीव करने में मदद करे वो आप करो, एज मच एज पॉसिबल बूटस्ट्रैप लेवल पे। बिकॉज अर्ली डेज में आप डाइल्यूट करोगे तो आपका बहुत ज्यादा डाइल्यूशन होता है। And once that power play is over, once you have attained certain level of proof of concept or MVP or traction or sales or revenue and team members and support, then you need to think like how a captain would think for the middle overs, जिसमें वो मार्केट अपने विकेट्स प्रोटेक्ट करने जाता है, जो उस तरीके से वो इक्विटी प्रोटेक्ट करेगा। उसमें जैसे क्रिकेटिंग बैट्समैन पार्टनरशिप बनाते हैं, वैसे वो अच्छे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स अट्रैक्ट कर लेगा। He doesn't have to go and scout for them. They will come looking for them. एंड देन जो भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जिसमें उनको ग्रैंड फिनिश करना है, बीट एक्सपांशन और बीट एग्जिट्स ऑल्सो और बीट इनोवेशन, देन दे शुड अप्रोच टुवर्ड्स द एंड ओवर्स लाइक दैट। सो
अगर अप्रोच चाहिए तो आपको मिडिल ओवर्स में जो गेम क्रिकेटिंग कैप्टन करता है वैसा स्टार्टअप फाउंडर ने अप्रोच लेना चाहिए कि वंस यू एस्टैब्लिश समथिंग एज अ कॉन्सेप्ट एंड प्रूफ एंड एविडेंस, देन यू ओपन योर डोर्स फॉर इन्वेस्टर्स टू कम इन. करेक्ट करेक्ट, क्योंकि लास्ट तक तो वो प्ले करेगा ही नहीं ना, मतलब कितना, मतलब जब एक टाइम आता है जब कंपनी में उसके सिग्नेचर भी काम नहीं करते हैं. अगेन अगर हर चीज के ऊपर वो फाउंडर साइन करते रहे तो ही इज नॉट अ गुड डेलीगेशन मास्टर ऑल्सो. ही हैज टू गेट इनटू दैट एंड यू आर द बेस्ट एग्जांपल सर. दैट्स व्हाई यू हैव सो मेनी वर्टिकल्स टू गो अबाउट. मतलब अल्टीमेटली आपको ना मतलब ये सीखना है लाइफ में यस, कि काम कैसे छोड़ना है. I look at it like that and I add further how to empower your next level of team members. अगर होता है तो आपसे ज्यादा काबिल लोग, सो दैट वो काम भी आसान हो जाता है, आपको नेचुरली कॉन्फिडेंस आ जाता चलो इसमें एक और ऐड ऑन कर देता हूँ मैं, कि जैसे मैं इसी बारे में सोच रहा था, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एक आप ऐसा बंदा लेना है जो आपसे भी बहुत इंटेलिजेंट हो और आपको मतलब एकदम वो सब सेटल कर दे काम. तो मैंने वो डीप रिसर्च करी इसमें और काम भी बहुत किया मैंने, लोग भी बहुत ढूंढने की कोशिश करी, आईआईटी से ढूंढा, आईआईएम से ढूंढा, बड़े बड़े पैकेजेस भी दिए, स्ट्रेटेजिक लोग भी रखे, मैंने कहा ये कर लेगा वो कर लेगा. अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आया मेरे प्रोडक्ट को लेके, दूसरों के लिए हो सकता है कि फ्रूटफुल हो, बट मुझे ये समझ में आया कि नहीं यार अभिषेक, ये तुम्हारा बेबी, तुमने बनाया है ये चीज़ और तुमको पता है कि ये आगे कैसे जाने वाला है. सो तुमको एक ऐसा बंदा लाना है जो तुम्हारी बात को सुन सके, समझ सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके. जब उसने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया उस चीज़ का, वो समझ गया कि ये करना है, फिर उसके बाद वो उसका दिमाग लगा सकता है. क्योंकि आप किसी भी फ्रेशर बंदे को लोगे ना तो उसको समझ में नहीं आता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या बात करूँ, कैसे बोलूँ, क्या करूँगा मैं लाइफ में, उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता है, ज़ीरो आइडिया. पर अगर आपने उसको थोड़ा बहुत फीड कर दिया, दिमाग तो है ही, ह्यूमन है, फिर वो उसका दिमाग लगाना चालू करेगा. अच्छा सर मैं अब इसमें कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो फिर वो स्किल होना चालू हो जाता है है. ऑटोमेटिकली. एब्सोल्युटली. पर आपको थोड़ा एफर्ट मारने पड़ते हैं. यस, यस. सर इसमें मैं ऐड करूँ थोड़ा, तो करो. जब तक आपको वो बंदा नहीं मिलता जो आपको मिला, तब तक आप आपके एक्सपेक्टेशन को 3 बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और हर एक बकेट के काबिल तो बंदा मिलने के 33% चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर एक क्वालिटी को एक जन में मिलना इज रेयर सिनारियो. बट आपका अगर बिजनेस डेवलपमेंट एंगल है, आपका अगर एग्जीक्यूशन एंगल है, आपका अगर ऑपरेशंस एंगल है, आपका अगर मार्केटिंग एंगल है, जब तक आपको आपका रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है, इन शॉर्ट यू आर फाइंडिंग अ रिप्लेसमेंट फॉर यू, राइट? तो आई पर्सनली थिंक, let's not always wait for replacement. Let's find in between solutions where at least they'll take one bucket away from you. करेक्ट. And that will also give you more confidence to look for the second Right. bucket holder, third bucket holder, fourth bucket holder. नहीं, क्योंकि होता क्या है कि एक फाउंडर बहुत सारे काम करता है ना, तो अब उसको वो 50 लोगों का एक साथ काम कर रहा होता है, तो उसको छोटे-छोटे काम के लिए 50 लोग रखने पड़ते हैं कि भैया 50 लोग चाहिए. और दूसरी चीज़ एक और राहुल जी, एक चीज़ और देखी जाती है कि जब आप थोड़ा-सी 5 साल निकल जाते हैं आपकी कंपनी को ना, सबसे ज़्यादा पैसा आपका जो स्पेंड होता है, वो एक फाइनेंस टीम पे होता है, ऑपरेशनल सबसे ज़्यादा. उसके बाद एक एचआर टीम पे होता है और उसके बाद होता है आपका लीगलिटीज़ पे. मतलब आप मान के चलो 20% पैसा आपको, जो अगर आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो 20 लाख रुपए आपको उनके लिए बचा के रखने हैं. करेक्ट है नहीं है? कुछ कुछ कंपनीज में तो ज्यादा भी हो सकता है अगर उन्होंने ठीक से मैप आउट नहीं किया है. बट these are become necessities. These are all pillars for any business to deal with all sorts of scenarios. Sometimes we only look at positive, but negative scenario में वही legal team, वही HR team आपको होल्ड करने में मदद करेगी. So सब ये सोचते हैं कि यार हमने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, अब अगर 20 लाख का प्रॉफिट बनाना है तो 20 लाख हमारे हैं, तो उनको पता नहीं वो 20 लाख उनके वापस कहाँ इन्वेस्ट होने हैं. yes, तो उनको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आपका जो पैसा कमा रहे हो वो वापस जो आपने बचाया है ना, वापस आपको री इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा इन चीज़ों में. अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप फर्दर नेक्स्ट मूव पे नहीं जा पाओगे. absolutely, absolutely. अच्छा एक चीज़ और बताओ आप मेरे को, कि आपने शायद बहुत सारे लोगों से मिले होंगे इन्वेस्टर, आप जैसे आप इन्वेस्टर हैं तो छोटे-छोटे स्टार्टअप को आपने बात किया होगा. इंडिया के अंदर चैट जीपीटी, गूगल जैसे प्रोडक्ट क्यों नहीं बनते हैं? क्या माइंड है इंडियन माइंडसेट फाउंडर्स का? क्यों हमारे बड़े सो कॉल्ड टीवी प्लेटफॉर्म पे समोसा बेचने के लिए आते हैं, चिप्स बेचने के लिए आते हैं, विथ इनोवेटिव चिप्स, आइसक्रीम बेचने के लिए आते हैं? क्यों खिलाना चाहते हैं इतना प्रोडक्ट? क्यों इनोवेशन नहीं है? सर मैं भी महाकुंभ में था तो मैंने ये इसका लाइव टेलीकास्ट देखा है. पीयूष जी ने जो कमेंट्स दिए थी, आई डू अग्री दैट वी we do not have such innovative companies, but I also say that we don't celebrate them.
as much because हमारा जो एक mindset है when I say हमारा I am trying to think from the investor side. Probably हमारा अभी भी प्रिपरेशन इस लेवल का नहीं हुआ है कि हमको किसी अनचार्टर्ड टेरिटरी में जाके इन्वेस्ट करना है. हमें स्केलेबिलिटी बहुत इजीली दिखनी चाहिए. आज इंडिया का पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर प्रोडक्ट्स लाइक जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी. दे आर प्लेइंग ऑन द पॉपुलेशन. सो श्योर शॉट सिनारियो है कि अगर इसको स्केल कर लिया, इसका अगर कंज्यूमर बेस अच्छा है तो इजी है इसमें कुछ ना कुछ तो निकल के आना, या और लोग आते रहेंगे और हमारा वैल्यू प्रोटेक्टेड रहेगा. उसी जगह पे मैं अगर किसी को बोलूँ कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, स्केप्टिज्म इतना है कि लोगों को साइंस पता नहीं है, इंजीनियरिंग पता नहीं है, और उसके चलते उसको ट्रैक्शन नहीं मिलता अनलेस कोई उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं आता है उसमें. दैट्स वेयर गवर्नमेंट हैज टू प्ले रोल, एंड टू सम एक्सटेंट गवर्नमेंट इज प्लेइंग ऐसे चीजों के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल बायोटेक. आपको और मुझे शायद बायोटेक के न्यूएंसेस नहीं पता है, बट बायोटेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसके चलते आगे के बहुत सारे रिसर्च डेवलपमेंट, फूड हैबिट्स, बहुत सारे प्रोडक्शंस ऑन मेडिसिन एंड मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट. तो ऐसे सेगमेंट्स के लिए गवर्नमेंट लाती है, सपोर्ट्स लाती है, ग्रांट्स लाती है, इनिशिएटिव्स लाती है, अलग लेवल पे इवेंट्स करे जाते हैं. महाकुंभ क्या था सर? महाकुंभ भी गवर्नमेंट बैक इनिशिएटिव था जिसमें बिगेस्ट गैदरिंग था स्टार्टअप फाउंडर्स का एंड टेक्नोलॉजी प्लेयर्स का, इन्वेस्टर्स का आने का. तो मुझे लगता है mindset of investors has to evolve and grow to also try to work in certain scenarios and certain sectors which are not very easy to understand. But for those investors, they'll have to hire some technical experts. So investors committee किसी VC की will decide whether they should go into it or not. So that investor committee should have experts of certain different fields. Because अगर सब चीज आप सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड सेगमेंट में डालोगे तो एज यू राइटली सेड हमारे चैट जीपीटी या हमारे गूगल्स वगैरह नहीं होंगे. बट एट द सेम टाइम इंडिया ने जब से प्राइवेट सेक्टर बनाया है एरोस्पेस डिफेंस को, हमारे तरफ बहुत सारे ड्रोन टेक भी आ रहे हैं, हमारे सैटेलाइट टेक है, हमारा रॉकेट लॉन्चिंग कंपनीज आ रही है. सो देर आर सम सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स इन विच इन नियर फ्यूचर इंडिया इज गोइंग टू मेक अ बिग नेम. It just investor communities need to, back them, and to some extent, better spread of awareness has to happen regarding what all things government is currently offering to certain sectors. उसका अवेयरनेस थोड़ा कम है. अगर ये दोनों चीजों के ऊपर काम किया जाए, soon we'll have better companies. एक सिनेरियो लेके और चलते हैं कि हमारे इंडिया में सब कुछ है, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी है, पैसा भी बहुत है लोगों के पास में, दिमाग भी बहुत है लोगों के पास में. मतलब मैं अभी कुछ ऐसा बोलूँगा कि ये चीज़ नहीं है तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि हमारे पास सब सिनेरियो है XYZ किसी भी कंपनी को रन करने के लिए. क्यों इंडिया के अंदर एयरलाइंस कंपनी नहीं आ रही है? इंडिया का जो मार्केट है एविएशन का, सर मेरा थोड़ा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी मैं ट्राई करना चाहूँगा इसका रिस्पॉन्स देने के लिए. इंडिया का जो मार्केट है एयरलाइंस के लिए वो रिसेंट टाइम में इवॉल्व होते आया है. द सेगमेंट दैट एक्चुअली यूज्ड टू अफोर्ड traveling by air 20 years back, that number was very less. It was literally 5% of the overall population. So compared to the West, India's market is still under a migration mode to see that as an affordable cost structure to go about it. हमारे frameworks and policies and interference of politics in aviation industry has also played a role where certain times foreign airlines could not find that comfort to come in. आंसर दे दिया आपने. Unless you have a player like Tata joining hands with you, hence Vistara came in. So एक तो existing player को भी competent और open to partnerships रहना चाहिए. That's why Singapore Airlines and Tata came together. And Vistara got born, and then they successfully merged into Air India. सेकेंड टाइम सर मेरे एक अच्छे दोस्त ने, गणेश प्रसाद ने, बहुत अच्छा एक पॉडकास्ट किया था बीच में ऑन इंडिगोज अप्रोच टू बिजनेसेस. दैट आल्सो इंडिकेट्स दैट इवन द population of India who affords air travel, they still don't want to spend more on luxury. They still prefer going for the least expensive mode of travel, because for them it is yet to go to that segment where they want to experience luxury in every sorts of traveling. That's why you have a low-cost airline like Indigo still thriving and, going on their aggressive mode of expansion, placing multiple orders and getting 50% discounts on their manufacturing costs and making money in different way.
So I think aviation industry is going under tremendous change. I'll add one more thing. Udan scheme that government has floated since last 7-8 years, that has been one of the biggest support system, because new airlines are coming in, जिसके बारे में शायद massive level पे discussion नहीं होता, because there are only top 3-4 names which are dominating the media headlines, but there are smaller airlines also which are joining the initiatives of government of India, wherein they are trying to connect tier 2 tier 3 city by air. तो उड़ान 1 फेज आया, उड़ान 2 आया, उड़ान 3 आया, जिसमें गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द एयरलाइंस टू ट्राई आउट द अनट्राइड और अनएक्सप्लोर्ड रूट्स, एंड वहाँ पे गवर्नमेंट 50% तक के सीट्स का सब्सिडी देता है. तो भले ही पूरा फ्लाइट खाली जाए, गवर्नमेंट विल बैक दैट एयरलाइंस दैट फ्लाइट विद द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द सीट्स pertaining cost. So hey, there are things in making, sir, and probably 10 years down the line we'll have much different scenario in aviation than what we have today. अच्छा, इंडिया में मतलब सबसे, जैसे बेंगलुरु को तो आईटी अब बोला जाता है, बट आईटी का काम हम दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के लिए कर रहे हैं, खुद के प्रोडक्ट के लिए नहीं कर रहे हैं. हमेशा ऐसा बोला जाता है कि डेवलपमेंट होगा तो अदर कंट्री के लिए डेवलपर हायर किए गए हैं. इंडिया में क्यों नहीं है ऐसा? सर, हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल ये चीज़ों के लिए, बिकॉज हमें ट्रेन करते समय एजुकेशनल एग्जीक्यूशन सेंट्रिक नॉलेज ज़्यादा दिया है. इनोवेशन के लिए थोड़ा कम स्कोप रखा है, इसलिए वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ साइंटिस्ट कंपेयर टू मेजर नंबर ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स ऑल्सो. वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग रिपीटेबल थिंग्स. Second, sir, India is a place where we celebrate certain times wrong things. We never celebrate the success of any scientist in which he has discovered something as a big cure. But we celebrate raise of funds and some valuation and listing on stock market. But stock market में जाने वाला जो company वो actually public से पैसा ले रहा है. Is it worth celebration at times? I question myself. I don't know the right answer to this. सो हमारा सेलिब्रेशन पॉइंट्स, अगर हम किसी का पेटेंट फाइलिंग, किसी का रिसर्च, किसी का इनोवेशन, इसको हम वैल्यू देना चालू करें और उसको सही तरीके से स्प्रेड करें, तो वी विल हैव आवर ओन रीजंस to back them with our own technology. Right now that research is done majorly in US. The amount of fund allocation for R&D which is done in US versus in India, आप अगर compare करोगे सर, तो शॉक लगेगा कि हम literally 5 to 10% पे ही है उनके actual allocation of funds पे, and that too I'm talking about only one segment. So there are a lot of things that one needs to work around in India. Then we will have our own technology supporting our own innovations also. हम सिर्फ यूनिकॉर्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी पे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे हम ध्यान नहीं दे रहे. फिर आने वाले टाइम पे खबर आती है कि $22 बिलियन की वैल्यूएशन की कंपनी जीरो पे आ गई है. फिर पॉडकास्ट में आके बताना पड़ता है कि क्यों आ गई है. फिर उसके लिए मार्केटिंग का अलग एंगल रहता है. बाय द वे, मैं बताता हूँ कि हम कुछ सालों में मैंने जो भी काम किया है, तो एक पेटेंट हमने भी होल्ड किया है और हमको भी ग्रांट मिला है पेटेंट का. क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस. हमने एक पेटेंट ग्रांट किया है विजिटिंग कार्ड, डिजिटल विजिटिंग कार्ड का, एनएफसी बेस्ड टेक्नोलॉजी का. वो आपका है? वो हमने उसको पेटेंट किया है. क्या बात है. हाँ, अरे टैप करके पूरा टैप करके अगर आप नंबर सेव हो जाता है आपके फोन में, तो इट्स पेटेंटेड बाय अस. You have given a new way of introduction, by the way, and super environment friendly. बढ़िया. So it's a granted patent from Indian government. Thank you for bringing that to us. थैंक यू सो मच सर. अच्छा, एक बात और करते हैं. अच्छा, गवर्नमेंट जो इंक्यूबेशंस है वो इंडिया में कम क्यों है? मतलब अगर इतना स्टार्टअप के बारे में बात करी जा रही है कि स्टार्टअप को लेके आया जाएगा, स्टार्टअप महाकुंभ बनाया जाएगा, बट गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर अगर बहुत ज़्यादा होते, शायद मुझे भी अगर ऐसा सपोर्ट मिलता तो मैं शायद पहले ही कर लेता. So incubation centers जनरली हम कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं आजकल? मेट्रो सिटीज़ में. तो एक तो यूनिवर्सिटी से लिंक्ड रहते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट बैक कंपनी या इनिशिएटिव्स के साथ उनको जोड़ा जाता है. इनमें डिसीजन बॉडी कौन है जो शायद स्टार्टअप को सिलेक्ट करके इंक्यूबेशन में ले और उसको चलते चलते जो भी सपोर्ट लगेगा वो डिलीवर करे. सर्टेन टाइम्स इट इज स्टिल very much controlled by either the university staff or the government. Sometimes what is missing from this entire thing, that's where our company, Early Seed Venture, kind of comes in, is bringing that market aspect, the existing market pertaining practical and genuine experience that has been required to be passed on to the startup founders who are getting incubated. Or sometimes, certain times even incubator requires the approach, how they should play this in market.
which are the good startups which are going to require prompt responses, which are the startups which will require some more maturing time to happen. तो ये practical experience aspect sometimes is seen to be missing from the incubation centers point of view. Although there are many brilliant setups like TF हो गया हैदराबाद में, Bangalore में तो I cannot even think of counting. There are so many good incubation centers backed by government, IIMs, IIT colleges in many places. बट वो प्रैक्टिकल अवेयरनेस एंड नॉलेज एंड जिसने मार्केट में जर्नी पूरी एक्सपीरियंस करी है, उनका वो एक्सपीरियंस कभी कभार डायरेक्टली पास ऑन नहीं होता है. एंड अगर कोई करने भी आता है ना, तो उसके उसके कुछ इंटरेस्टेड एंगल्स रहते हैं, वो जब तक वो अचीव ना कर ले वो पूरी तरीके से पास नहीं करता. तो नॉन कॉन्फ्लिक्टेड मेंटरिंग इज समथिंग which is not full-fledgedly happening. And I think more than incubation center, we need to open places where the startup founders can actually get more support on deploying their product to a genuine customers or open market. I really like in recent times we could see our PMO taking delegation of startup founders with him in many locations. One of our startups, Skyroot from Hyderabad, the founder is been asked to join delegation of PMO when he was visiting France. So there they are talking about the aerospace defense technology that we have done. So this is beyond just incubating the startups in thing. You are taking them, you are introducing them. So even at a level of PMO, if he is enabling the networking, so we need to see that at every level we need to go about doing that as well. अच्छा, आप रीडेवलपमेंट पे किताब लिख रहे हैं, रीडेवलपमेंट Yes. हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट पे, क्या है ये? सर, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे आज के डेट में फ्री सेल या खाली वेकेंट लैंड बहुत ना के बराबर से बची है. और बहुत सारी जगह बिल्डिंग से कवर्ड है, जो बहुत सारे बिल्डिंग्स 30-40 ईयर ओल्ड पहले भी कंस्ट्रक्ट किए, कुछ कुछ तो 1920s 30s की है. तो बहुत समय ऐसा सिचुएशन आता है कि बिल्डिंग का एज ऐसे पॉइंट पे आके रुकता है जहाँ पे उस बिल्डिंग को वैसे ही कंटिन्यू करना यूज के लिए थोड़ा धोखादायक हो जाता है. वी कॉल इट डिलैपिडेटेड स्टेट ऑफ अ बिल्डिंग. तो वो सिनारियो में लैंड ओनर एंड बिल्डिंग ऑक्यूपेंट अपने राइट्स को किसी डेवलपर को देते हैं, या समटाइम्स दे देमसेल्व्स वो खुद रीडेवलपमेंट करने के लिए, सेल्फ रीडेवलपमेंट करने के लिए जाते हैं. तो मेरा ये बुक एक प्रयास है जिससे मैं ये प्रोसेस को सोसाइटी के हित के लिए जो भी चीजें हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूरे रीडेवलपमेंट प्रोसेस को चालू करने के पहले क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग क्या प्रोसेस रहनी चाहिए, और खत्म होते होते उन्होंने क्या प्रिकॉशंस और प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने चाहिए. ये मेरा एक शेयरिंग है लास्ट 15 इयर्स के एक्सपीरियंस का, क्योंकि मुझे फॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस मिला है टू वर्क विद 6000 प्लस फ्लैट ओनर्स एंड होम ओनर्स एंड 70 प्लस सोसाइटीज के साथ मैं जुड़ा हूँ किसी ना किसी लीगल एस्पेक्ट और इशू पे. और वो पूरा एक्सपीरियंस मुझे ये बार बार बोल रहा था कि सबकी प्रॉब्लम सेम है, तो सॉल्यूशंस भी सेम है. सेम होगा. तो सॉल्यूशंस वो ढूंढने के लिए हर बार वो नई तरीके से क्यों प्रोसेस चालू करे. शायद हमें कुछ ऐसे सिंपल वर्ड्स में, जिसको हम किसी एक्ट या बुक के कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में ना रखते हुए सिंपलर लैंग्वेज जिसके साथ सिंपल चेकलिस्ट, सिंपल डूज एंड डोंट्स फॉर्मेट में दे दे, तो शायद सोसाइटी कुछ तो प्रॉब्लम खुद के लेवल पे सॉल्व कर ले और प्रोडक्टिवली और पॉजिटिवली रीडेवलपमेंट की तरफ कॉन्फिडेंस के साथ बढ़े. बुक का नाम क्या है? 54 लीगल सीक्रेट्स. 54 लीगल सीक्रेट्स बिफोर यू साइन रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट. मतलब जैसे मान लो कोई वहाँ पे रह रहा है, तो वो पहले खाली करके फिर कहीं और रहने जाता है, फिर उसको रीडेवलपमेंट कराता है, दैट इज कॉल्ड रीडेवलपमेंट. इन करेक्ट सेंस, सिर्फ वो खाली करने के पहले भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, और खाली करने के बाद डेवलपर का ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने का ड्यूटी रहता है. एंड विद इन गिवन टाइम फ्रेम डेवलपर ने पूरा रिकंस्ट्रक्शन करके पुराने टेनेंट्स को वापस पोजीशन देना है, और कुछ एडिशनल जो जगह मिलती है डेवलपर को मार्केट में बेचने के लिए, वो डेवलपर फिर वैसे उनको बेच सकता है. आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ क्या जिसकी वजह से आपने बुक लिखी? मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस देखे हैं. एज अ लॉयर आई कुड स्टॉप माई सेल्फ गेटिंग इन टू सम ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ दैट. बट बहुत अनफॉर्चुनेट सिनारियोज मैंने देखे जिसमें 12-12 साल 15 साल लोग घर के बाहर रहे हैं. मैंने इनफैक्ट ऐसे सिचुएशंस देखे हैं अभिषेक जी, जिसमें किसी एल्डर जनरेशन का सपना था कि एक बार मैं मेरा ये घर देख लूं, तब मैं खुशी से या सुकून से जाऊं, और उनका वो भी सपना पूरा नहीं हुआ है क्योंकि किसी बिल्डर ने वो प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने का सीरियसनेस नहीं दिखाया. तो ये जो मैंने एक शेयरिंग किया है, ये ऑलमोस्ट एवरी
fifth redevelopment project will have at least one person who had a dream to move into a redeveloped component, but he could not survive to see that time. ये बॉम्बे का अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है. एंड मुझे लगा कि जरूरी नहीं कि किसी सोसाइटी मेंबर्स को लॉयर मिलके ये बताया. अगर ये एक बुक फॉर्म में भी पहुंच जाए उनके पास, दैट्स ऑल्सो गुड इनफ फॉर देम टू एटलीस्ट सेव गार्ड फ्यू थिंग्स व्हेन दे आर सिलेक्टिंग डेवलपर. दे आर ऑल्सो गोइंग टू रिक्वायर कंसल्टेंट लाइक माई सेल्फ और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. उनका भी सिलेक्शन का क्राइटेरियाज मैंने दिया है, उनका भी डूज एंड डोंट्स मैंने बताया. सो उनका भी डेवलपर्स के प्रोसेस को चालू करने के पहले सोसाइटीज का भी टीम स्ट्रॉन्ग कैसा बनाए, सोसाइटीज के भी अंदर क्या डूज एंड डोंट्स रहने चाहिए बिफोर दे डिसाइड टू गो फॉर ए डेवलपमेंट. ये सब देने के पीछे यही प्रयास है कि ये सिचुएशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो सोसाइटी मेंबर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो जितना कम से कम हो आगे चलते, वही प्रयास है. मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो भी सोसाइटी में रह रहा है उसको तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल परसों. तो आज जिस एज में जाएगा, जैसे बिल्डिंग पुरानी होगी तो देन उनको रीडेवलपमेंट कराना पड़ेगा उसका. बहुत सारे बिल्डिंग्स आने वापस वाले आएगा. हैं. हाँ मतलब तो जैसे बहुत बिल्डिंग बन चुकी है तो उनका तो खत्म होने वाला है, देन उनको रीडेवलपमेंट कराना पड़ेगा. सर 80s 90s के कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स के या क्वालिटी के हिसाब से जनरली प्रेडिक्टेड टाइम लाइफ स्पैन फॉर अ बिल्डिंग इज 40 to 50 years मैक्स. अगर वो कंस्ट्रक्शन वैसे हुआ बट बीच में के पीरियड में मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ, पीरियोडिक मेंटेनेंस जो लगता है, असेसमेंट जो लगता है, लीकेजेस फिक्स करने हैं, इंटरनल मॉडिफिकेशंस नहीं किए, ये सब चीज़ों की वजह से बिल्डिंग ठीक से रह पाती है. अगर ये मिस आउट कर दिया मेंटेनेंस, अगर किसी ने स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए, किसी ने बाथरूम शिफ्ट कर दिया, किसी ने वॉल्स निकाल दिए, किसी ने बालकनी अंदर ले ली, किसी ने कुछ बाहर कर दिया, मतलब बिल्डिंग के ऊपर अलग स्ट्रेस आ गया, तो वो शायद 40-50 ईयर्स भी ना देखे. तो सोसाइटीज का कर्तव्य है कि एवरी 5 to 10 years में वो स्ट्रक्चरल ऑडिट बनाए और उसके बेसिस पे देखिए कि ये बिल्डिंग का लाइफ स्पैन क्या बाकी है. देन सिविल इंजीनियर वो बताता है और उसके बाद सोसाइटीज ने रीडेवलपमेंट में जाना जरूरी बनता है. और मेरे मानने से मेरे हिसाब से बॉम्बे में आज के रेट में 20 से 25% बिल्डिंग्स जो ऐसे एग्जिस्टेंस है वो नॉट ओनली डिलैपिडेटेड, दे आर अंडर अ थ्रेट सिनारियो. उसकी जो ऑक्यूपेंट है वो दे आर इन अ वेरी डेंजरस सिनारियो कि वो बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स हो सकती है. और बाप रे. इसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत सारे नॉर्म्स, हमारे महाराष्ट्र स्टेट के पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया जाता है और सर्टेन एरियाज में मैंडेटरी रीडेवलपमेंट के डायरेक्शंस दिए जाते हैं. ऐसे भी सिनारियोस के साथ हम डील करते हैं. तो मुझे लगता है मेरा ऑब्जेक्टिव जो बुक रिलीज करने का है वो डेफिनेटली उसका पर्पस अचीव करेगा. नहीं, ये तो बहुत गजब की बुक लिख दी ना आपने. मतलब एक तो लाखों लोगों की समस्या आने वाली है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो. थैंक यू. अच्छा, आपने सर एक आपकी भी फर्म है विस लीगस लॉ ऑफ प्रैक्टिस. विस लीगस लॉ प्रैक्टिस क्या मतलब हुआ इसका? सर विस लेजिस का मतलब, लेजिस, यस, सॉरी. नो प्रॉब्लम, हाँ. कॉमन मिस्टेक है ये. हाँ मतलब देखो ना, आपने फिर नाम कितना टफ रखा है. तो विस लेजिस का लैटिन वर्ड से ये, तो इसका इंग्लिश में मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ लॉ. तो जब मेरे को फाउंडर है निहार ठाकरे, मेरे एक्स को फाउंडर रह चुके हैं हरीश खेड़कर, जब हम तीनों साथ में जुट के ये हमारा लॉ फर्म एज अ को फाउंडर्स अगेन, हम जब ये सोच रहे थे चालू करना, वो समय हमने एक असेस किया था कि देयर आर टू चैलेंजेस. aspiring lawyers who are coming from different cities to place like Mumbai, they don't get into big law firm just like that. Or certain times those students who did not pay attention to the internships or the parallel, practical experience gaining process while they were studying, they find it very difficult to break into decent law firms also. Right. At the same time, we also saw some of the clients or societies या फिर some startups, they find it difficult to get bigger law firms to work for them at a flexible arrangements. तो हमारा अप्रोच ये था कि हम ऐसे एस्पायरिंग लॉयर्स को और लॉ स्टूडेंट्स को और ऐसे सोसाइटीज और स्टार्टअप्स या कंपनीज को जिनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, उनके लिए हमारे फर्म के थ्रू हम स्ट्रेंथ ऑफ लॉ उनको ऑफर करेंगे. विद दैट इंटेंट वी डिसाइडेड टू गो विद दिस नेम एंड वी आर क्वाइट सक्सेसफुली डूइंग इट सिंस लास्ट 8 years, द सेम थिंग. अच्छा, ये लॉ फर्म का जो मार्केट है, अगर वो कितना बड़ा है, कितने लाख करोड़ का मार्केट होगा? सर ये कल ही रात को मैं एक क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था, शायद आप मुझे पूछेंगे या नहीं. मार्केट असेस करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, बट वी आर ऑलमोस्ट अराउंड 40 लाख लॉयर्स इन कंट्री जिनका रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट अराउंड 40 लाख लॉयर्स. जो मार्केट देखा जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है असर्टेन करना, बिकॉज मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दीज आर प्लेसेस वेयर लॉ फर्म स्ट्रक्चर
is in existence in a very experience. कोलकाता, यहाँ पे लॉ फर्म स्ट्रक्चर्स बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, बट अदर सिटीज, टीयर 2 सिटीज, वहाँ पे इंडिविजुअल लॉयर्स का प्रैक्टिस चलता है. तो मोटा माटी देखा जाए सर, तो ये सेगमेंट में आई सी एज अ साइज बिटवीन 8 to 10,000 करोड़ के बीच में ये सेगमेंट बनता है, ओनली व्हेन आई लुक एट मुंबई. हाँ. क्योंकि हमारे इधर बड़े लॉ फर्म्स है, उनका नंबर्स हम हमारे नंबर के साथ मैच करके देखें तो ये एक मिनिमम $1 बिलियन मार्केट साइज है सिर्फ मुंबई का. बिकॉज मेरे पास लिमिटेड विजिबिलिटी और लिमिटेड नंबर्स है, और लॉ फर्म्स के स्ट्रक्चर हमेशा प्राइवेट पार्टनरशिप लेवल पर रहते, तो वो डेटा खुल के फाइलिंग्स में वगैरह विजिबल नहीं होता है, इसलिए इसके लिए करेक्ट नंबर पुट करना इज नॉट ईजी. बट अगर लीगल टेक स्टार्टअप से आप बात करोगे, किसी लीगल टेक स्टार्टअप फाउंडर से, शायद ही विल बी एबल टू गिव यू अ नंबर विच शुड बी बिटवीन $50 to $100 बिलियन मार्केट. मतलब ये एक ऐसा लॉ का एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें शायद ये पूरा स्किल्ड बेस्ड है, और कॉलेज की डिग्री के बाद में आप इसका स्टार्टअप कर सकते हो. इसके अलावा कौन सा हो सकता है? मेरे ख्याल से शायद एक डॉक्टर का प्रोफेशन और एक लॉ प्रोफेशन, जो आप किसी कॉलेज की डिग्री ली, आपने उसमें स्किल्ड बने, आप खुद बने स्किल्ड बने, देन आपने कंपनी स्टार्ट करी. सर डेफिनेटली लॉ का एक है, आर्किटेक्ट्स भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है, खुद के वो सेटअप्स कर सकते, इफ दैट इज द क्वेश्चन यू आर पुटिंग. बट आई विल बी हैप्पी टू शेयर, there are law students who are not even waiting for their law course to complete. They are already coming out with legal tech platforms. In fact, I am associated with one very interesting company. He is going in making marketplace for legal tech platforms as a fourth year law student who is yet to enter into his final year. So there are very interesting plays happening. There are very interesting, product or services students are looking at developing, and they are rightly moving it at the right time, because the sooner you jump into this process, of course, not at the cost of education, but sooner you test your product, the more confidence you will get, and you will also assess whether it is a mistake or not to correct it and move in a right direction. सर फाउंडर्स ड्रीम है सर, तो एक आपका ख्वाब बता दो एज ए लॉयर. आपका क्या, एज ए लॉयर फाउंडर, आपका क्या ड्रीम है? सर मेरा हमारा कलेक्टिव ड्रीम है, मैं और मेरे पार्टनर्स का मिलके, वी वांट टू बी इन एटलीस्ट 50 cities as a law firm, presence wise, number wise, geography wise, we want to be in almost tier 1 tier 2 cities. And second sir, हमारा अप्रोच जो है solution oriented, we want that clients to enjoy it fully. For that we are adopting technology, for that we are adopting communication. We have dedicated team of CRMs who are managing the conversation effectively, so bringing that ease and friendliness, so that clients are not scared of lawyers. That's what we want to get as a relationship in making, and we have been successful for last 8 years, and we plan to achieve that more and more. बहुत बढ़िया सर. इस पॉडकास्ट की लास्ट चीज़ की पूरी दुनिया ने यही सिखाया है कि डॉक्टर से, पुलिस वालों से, लॉ और वकीलों से दूर रहने का है. बट आप लोग बता रहे हो कि हम लोग फ्रेंडली है, पास आ सकते हो, हमारे साथ काम कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच सर फॉर अवेयरनेस फैलाने के लिए और पॉडकास्ट में आने के लिए सर. थैंक यू सो मच. Thank you sir. बहुत बढ़िया सर.